हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी वेक्टर चैप्टर कंप्लीट करवाया जा रहा है, वो भी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है, बहुत कुछ हम लोग पढ़ भी चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, आप इसे हिंदी में सदिशों का अदिश गुणनफल बोल सकते हैं। सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिशों का अदिश गुणनफल ये बोल सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, चलिए शुरू हो जाते हैं। पहले तो हम आपको बता दें कि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी कहा गया है। डॉट प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। वहां पर हम लोग डायरेक्शन की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की चर्चा करेंगे। सवाल है कि सर डॉट प्रोडक्ट दिखता कैसे है? डॉट प्रोडक्ट दिखता कैसे है? ऐसे एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इसके बीच में इस प्रकार से साइन लगा दो, है ना। इसी का नाम हुआ ए डॉट बी। ए डॉट बी जिसका वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। यही है ए डॉट बी का फॉर्मूला। ए डॉट बी का फॉर्मूला यही है। ठीक है, और ये जो ए डॉट बी का जो रिजल्ट है, ये जो पूरा ए डॉट बी है, वो एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब अदिश राशि होता है। कैसी राशि होता है? अदिश राशि। अदिश राशि। ठीक है, चलो अब आइए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। आप ए डॉट बी का फॉर्मूला लिखे हैं, ए का मैग्नीट्यूड यानी ए का परिमाण, बी का मैग्नीट्यूड यानी बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में जो आप थीटा देख रहे हो वो थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए तथा बी के बीच का कोण सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण।
थीटा जो है ए और बी के बीच का एंगल है। अब सवाल ये है कि दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे दिखाते हैं। ध्यान से सुनना, दो वेक्टर के बीच एंगल तब दिखाना जब दोनों वेक्टर का टेल एक जगह हो या दोनों वेक्टर का हेड एक जगह हो। जब दो वेक्टर का टेल एक जगह हो या दो वेक्टर का हेड एक जगह हो तब आप बीच का एंगल शो कर सकते हैं। वो भी कौन सा, जो छोटा हो। एक एंगल इधर से बन रहा है, एक एंगल इधर से बन रहा है, तो ऐसा कन्वेंशन है जो देखने में आपको छोटा लगे उसे हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल मान के चलते हैं। यहां पर दोनों का टेल एक जगह है तब ए और बी के बीच का एंगल डिसाइड कर सकते हैं। दोनों का अगर हेड एक जगह रहेगा तब भी आप ए और बी के बीच का एंगल डिसाइड कर सकते हैं। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल दिखाने के लिए या तो दोनों का टेल एक जगह होना चाहिए या तो दोनों का हेड एक जगह होना चाहिए। वो भी कौन सा एंगल दिखाइएगा, छोटा वाला। छोटा वाला, एक एंगल इधर से बन रहा है, एक एंगल इधर से बन रहा है, तो ये वाला बड़ा एंगल है, ये वाला छोटा एंगल, तो छोटा वाला ले रहा है। ठीक है, तो अभी आपने समझा कि ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा होता है। थीटा को ए और बी के बीच का एंगल कहते हैं। एंगल किस प्रकार से दिखाया जाता है, कौन सा एंगल हमें लेना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, पहले जल्दी से नोट कीजिए। तो ओके, अब आइए इसके बारे में खास बातें बताते हैं, है ना। ठीक है, चलिए, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज। ये बहुत ही काम का चीज है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, इसको अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, चलिए, पहला प्रॉपर्टी, आप ए डॉट बी को बिना किसी डर के आप बी डॉट ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ही काम आएगा क्वेश्चन बनाते वक्त। ए डॉट बी को आप बी डॉट ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए डॉट बी को आप बी डॉट ए लिख सकते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट में अगर ऑर्डर बदल गया तो टेंशन मत लीजिएगा। सेकंड, ए डॉट ए, मतलब अगर सेम वेक्टर का डॉट पूछा जाए, सेम वेक्टर का डॉट पूछा जाए, ए डॉट ए बराबर वेक्टर ए का स्क्वायर लिखा जाता है या वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा जाता है, या आप इसे डायरेक्ट ए स्क्वायर भी लिख सकते हो। ध्यान से सुनना, ए डॉट ए का मतलब ए का स्क्वायर, अब वेक्टर के स्क्वायर का मतलब होता है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करना हो तो समझ जाना उसके मैग्नीट्यूड का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, अगर आप इस पर एग्जाम्पल देखेंगे, अगर आप इस पर एग्जाम्पल देखेंगे तो देख लीजिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आई डॉट आई मतलब आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर मतलब आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और आई एक यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1, है ना, यानी आई डॉट आई का वैल्यू 1। ठीक उसी प्रकार जे डॉट जे का मतलब जे का स्क्वायर मतलब जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और जे भी एक यूनिट वेक्टर होता है तो 1 का स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार के डॉट के अगर पूछा जाए, के डॉट एग्जाम्पल दे रहे हैं हम ये, तो के का स्क्वायर हो जाएगा। के स्क्वायर मतलब के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, के का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो 1 का स्क्वायर बराबर 1। क्लियर हुआ? ओके सर। नोट नंबर 3, ठीक है, एकदम छोटा छोटा बात समझना है। चलिए,
इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 अगर है तो दो बातें हो सकती है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो दो बात हो सकती है। पहली बात, या तो वेक्टर ए 0 हो जाए या तो वेक्टर बी 0 हो जाए, और दूसरी बात, वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो जाए वेक्टर बी के, मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, यानी क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंबवत हो जाए। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होने दो बातों पर निर्भर करता है, या तो वेक्टर ए 0 हो जाए या तो वेक्टर बी 0 हो जाए, या ए और बी परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब बीच का एंगल 90 हो जाए। क्यों भाई? क्योंकि बीच का अगर एंगल 90 होगा तो यहां थीटा के जगह पे 90 रखोगे तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होने के लिए ए 0 हो सकता है या बी 0 हो सकता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ए और बी परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब ए और बी के बीच का एंगल 90 होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। करेक्ट है? चलिए नोट कर लीजिए इसमें जल्दी से। अब देखिए यहां ही इधर दिख रहा है क्या आपको? अच्छा सर, थोड़ा सा ये दिख तो रहा है, आइए आइए। अब अगली बात है, यहां हम लिख रहे हैं, देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ए डॉट बी ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव, तो किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 से बड़ा तब हो सकता है जब थीटा एक्यूट हो जाए, थीटा एक्यूट एंगल हो जाए, मतलब न्यून कोण हो जाए, न्यून कोण हो जाए तब। अगर थीटा का वैल्यू न्यून कोण यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तब, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 से बड़ा तब हो सकता है जब थीटा एक्यूट हो जाए, 0 से बड़ा 90 से छोटा रहे तब। पांचवा, इफ ए डॉट बी लेस देन 0, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 से छोटा हो जाए, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 से छोटा तब हो सकता है जब थीटा ऑब्ट्यूज हो जाए। क्या हो जाए? ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अधिक कोण हो जाए तब। अधिक कोण का मतलब 90 से बड़ा, 180 से छोटा, तब। ठीक है, समझ रहे हमारी बात? ए डॉट बी का वैल्यू 0 से छोटा तब हो सकता है जब थीटा ऑब्ट्यूज हो जाए, मतलब थीटा क्या हो जाए? अधिक कोण के बराबर हो जाए। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर, मान लीजिए कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर ए मान लीजिए दिया हुआ है, a1i a2j a3k। वेक्टर बी दिया हुआ है b1i b2j b3k, और कहा जाए कि a डॉट बी निकालो। ये सुंदर बात है। अगर वेक्टर
आई जे के फॉर्म में लिखा हुआ रहे, अगर वेक्टर आई जे के फॉर्म में लिखा हुआ रहे और तब दोनों का डॉट पूछे, वेक्टर अगर आई जे के फॉर्म में लिखा रहे तब दोनों का डॉट पूछे, तो क्या करोगे, आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, a1 b1, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस a2 b2, के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस a3 b3। समझ आया क्या हमारा बात? अगर दो वेक्टर आई जे के फॉर्म में लिखा हुआ रहे, उसका डॉट निकालना हो तो आई कोफिशिएंट को आई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए, जे कोफिशिएंट को जे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए और के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए और सबको ऐड कर दीजिए ठीक है। चल नोट कर लीजिए इसको, पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। अच्छा, यहां पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं इस जगह पर। अभी हमने आपको कहा था कि अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए तो डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। तो आपको पता है आई और जे परपेंडिकुलर होता है, क्यों भाई? क्योंकि आई होता है एक्स के तरफ, जे होता है वाई के तरफ। तो एक्स ऐसे होता है, वाई ऐसे, तो परपेंडिकुलर ना हुआ। आई और जे परपेंडिकुलर होता है, जे और के भी परपेंडिकुलर होता है, के और आई भी परपेंडिकुलर होता है। तो इन सब का डॉट कितना आ जाएगा, 0। मतलब आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई कितना के बराबर है, 0 के बराबर हो जाएगा। नोट कीजिए इसको पॉज करके। ठीक है, चल इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल किस पर भाई? लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी लिखे थे। मान लीजिए कि वेक्टर है m 3i - 4j - 6k, एक वेक्टर है n i + 5j + 2k, और कहा गया कि m डॉट n बताइए। तो डॉट मतलब i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से 3 हो जाएगा, j कोफिशिएंट को j कोफिशिएंट से -20 हो जाएगा, k कोफिशिएंट को k कोफिशिएंट से तो -12 हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा बोलिए? -20 और 12 -32, 3 मतलब -29 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया कुछ? ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। कितना प्रॉपर्टी हो गया? 6 हो गया। 7 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर पूछा जाए तो डॉट प्रोडक्ट में सिंपल अलजेब्रा का रूल फॉलो होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab का मतलब a डॉट बी लिखाएगा, ध्यान रखना। 2ab का मतलब a डॉट बी, जब इसको खोलोगे तो बाद में ab cos थीटा लिखा जाएगा। ओके सर, ठीक उसी प्रकार ये भी देख लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहे तो सिंपल अलजेब्रा का रूल फॉलो करेगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डॉट है, लिखे या ना लिखे आपको डॉट ही समझना है। a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एक बात यहां हिंट कर देते हैं, इस जगह पर बीच में डॉट दिया हुआ रहे या नहीं दिया हुआ रहे आपको समझना डॉट है। अगर क्रॉस देना होगा तो वो लिखेगा, है ना। वेक्टर का एक और प्रोडक्ट होता है ना क्रॉस वाला, तो क्रॉस अगर देना होगा तो क्वेश्चन लिखेगा, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो डॉट समझना है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ। मतलब सिंपल अलजेब्रा का रूल फॉलो होगा। जितना भी अलजेब्रा वाला फॉर्मूला है एकदम डायरेक्ट इसमें काम कर जाएगा। ठीक है, चलिए
उसके बाद नोट पहले कर लीजिए इसको जल्दी से। अब एक टॉपिक आता है बहुत ही मजेदार, उसको बनाने से पहले, है ना, बना ही लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं उसको पहले, तब जाके क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हो गया क्या? इतना सारा प्रॉपर्टी आपको ख्याल रखना है। ओके, चलो जैसे एक और देख ही लो। जैसे अगर मान लीजिए ये यूज होगा ज्यादातर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना के बराबर होगा? तो सिंपल भाई, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट a, ये होगा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का यूज थोड़ा ज्यादा होता है, कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल आ जाएगा, उसको बनाने में इस फॉर्मूला का यूज आएगा, है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक टॉपिक है बहुत ही लाजवाब, देखते हैं, आइए, जिसका नाम है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन हिंदी में प्रक्षेपण कहते हैं। ये टॉपिक बहुत बढ़िया लाजवाब, क्या है प्रोजेक्शन समझते हैं, ठीक है। आइए एक पिक्चर बनाते हैं हम आपको। जैसे मान लीजिए, आइएगा आराम से सुनिएगा, जैसे यह एक वेक्टर है, चलो इसका नाम हम बी दे देते हैं, और यह एक वेक्टर है, इसका नाम हम ए दे दिए, यहां पर इसका टेल है। अब क्या कीजिए, ये जो हेड है, ये जो हेड है, यहां से सामने वाले वेक्टर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, तो हमने ए के हेड से बी पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। चलो इसका नाम दे दो ओ, इसका नाम दे दो एम, और इसका नाम दे दो एन। अब आप गौर कीजिए, अब आप गौर कीजिए, यहां पर कुछ चीजें दिखा आपको। सबसे पहला दिखा ओ एम, ये दिखा ओ एम। वेक्टर ए के हेड से जैसे ही आपने बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक लेंथ कट के आया जिसका नाम ओ एम है। इस ओ एम को कहा जाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। बी पर ए का प्रक्षेप या प्रक्षेपण, प्रक्षेप, समझे। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए के हेड से आपने सामने वाले पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये जो लेंथ कट के आया ओ एम, उसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ध्यान रहे, प्रोजेक्शन एक प्रकार का लेंथ है। क्या है? एक प्रकार का लेंथ है। लेकिन अगर इसी के ऊपर ऐसे लगा दिया जाए, ओ एम के ऊपर अगर एरो लगा दिया जाए, तो इसका नाम पड़ जाएगा प्रोजेक्शन वेक्टर। दोनों में फर्क है, इसका नाम पड़ जाएगा प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। बी पर ए का
प्रक्षेप सदिश या प्रक्षेपण सदिश, प्रक्षेपण सदिश ये नाम पड़ेगा। और एक और खूबसूरत है, एक और पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा। अभी आपने ओएम पर खूब चर्चा किया, एक है एमएन, एक है कौन, एमएन। ठीक से देखो एमएन, एक यहां पर आपको एमएन वेक्टर भी दिख रहा होगा, दिख रहा है ये एमएन। इस एमएन को कहते हैं वेक्टर परपेंडिकुलर, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन। मतलब प्रक्षेप या प्रक्षेपण, प्रक्षेप के लंबवत सदिश, ये नाम है। समझ में आया? तो अभी हम आपको तीन चीजों के बारे में बताए हैं भैया, प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन वेक्टर क्या है, और वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन क्या है। अब हम आपको इन तीनों का वैल्यू बताते हैं, इन तीनों का वैल्यू बताते हैं। ठीक है, फॉर्मूला है, उसको फॉर्मूला की तरह आपको अच्छे से याद रखना है। आइए यहीं पर सबका फॉर्मूला हम लिख देते हैं। ठीक है, दिख रहा है क्या अच्छे से? हाँ, बहुत बढ़िया। सबका फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा। चलिए फॉर्मूला, चलिए क्या लिखा हुआ यहां, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो पहले दोनों का डॉट लीजिएगा और जिस पर प्रोजेक्शन बोलेगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिएगा। जैसे अगर L का प्रोजेक्शन M पर बोलता तो L डॉट M होता, अब बट्टे में M का मैग्नीट्यूड होता। प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B का फॉर्मूला होता है A डॉट B अपॉन B का मैग्नीट्यूड। मतलब जिस दो वेक्टर का प्रोजेक्शन पूछा जाए पहले उन दोनों का डॉट ले लीजिएगा और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन पूछा जाए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा। ये पहला हो गया OM। दूसरा है OM वेक्टर, बहुत आसान है ना। तो A डॉट B अपॉन B का मैग्नीट्यूड ये तो रहेगा ही, इनटू B का कैप, इंटू B का कैप। मतलब प्रोजेक्शन में B के कैप से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि आपको पता है ये वेक्टर फाइंड करना है, ये OM वाला। तो ये OM वेक्टर फाइंड करना हो तो कोई भी वेक्टर फाइंड करना होता है तो उसके मैग्नीट्यूड में उसके कैप से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो OM का मैग्नीट्यूड तो यही पे है और OM का कैप निकालना है। तो भैया OM और ये वेक्टर B दोनों पैरेलल है, OM और वेक्टर B दोनों पैरेलल है, और जब दो वेक्टर पैरेलल होता है तो कैप सेम होता है। तो चाहे OM का कैप लिखे या B का कैप लिखे बात बराबर है। इसलिए वेक्टर OM बराबर वेक्टर OM का मैग्नीट्यूड इनटू कैप। तो ये हो गया प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ A ऑन B। फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा कि अगर प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ A ऑन B पूछा जाए तो पहले दोनों का मैग्नीट्यूड, पहले मैग्नीट्यूड और फिर कैप से करिएगा मल्टीप्लाई। अब बात रही किसकी भाई, MN की, है ना। आइए MN भी लिखते हैं। तो MN के लिए एक छोटा सा ना कहानी, एक छोटी सी कहानी यहां आपको सोचना है। अब गौर कीजिए, अगर हम यहां पर एरो लगा देते हैं, ये आपका एक ट्रायंगल लॉ हो गया, हो गया। अब बताइए इस ट्रायंगल लॉ में
किस वेक्टर का टेल पर टेल और हेड पर हेड है? किस वेक्टर का टेल पर टेल और हेड पर हेड है? तो कहोगे सर ON का। इसका मतलब वेक्टर ON जो है वो बाकी का सम होगा। तो ON बराबर हो जाएगा OM प्लस MN। OM प्लस MN ये हो जाएगा। पक्का होगा? ओके सर। हमको फाइंड कौन करना है? MN। तो इस OM को इधर ले आइए तो कितना बचेगा बताइए। तो MN बराबर हो जाएगा ON माइनस OM। अब रखिए सबका वैल्यू। ON किसके बराबर है भाई? A के बराबर है। अब माइनस OM किसके बराबर है? OM वेक्टर। तो OM वेक्टर यहां है, किसके बराबर है? लिख दीजिए A डॉट B अपॉन B का मैग्नीट्यूड इंटू B कैप। ये फॉर्मूला है। तो आपको हमने तीनों का वैल्यू बता दिया, प्रोजेक्शन भी बता दिया, प्रोजेक्शन वेक्टर भी बता दिया और वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन भी बता दिया। तीनों नोट कर लीजिए। तो नोट कर लीजिएगा। अब आइए हम आपको अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ये था डॉट प्रोडक्ट का थ्योरी। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा दिख रहा था ना क्या उधर से? यस। चलिए अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.3 पलटिए और सवाल बनाते हैं। हटा दे। ओके सर। एक्सरसाइज 10.3। सही है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर आप पढ़ लीजिए अच्छे से, किताब निकालिए और पढ़िए। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B। एंगल निकालना मतलब थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड करना है विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2। सारा कंडीशन दिया, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। A का मैग्नीट्यूड √3 दिया हुआ है, B का मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ है और A डॉट B का वैल्यू भी दिया हुआ है √6। A डॉट B का वैल्यू दिया हुआ है √6। तो कहता है कि थीटा निकालिए। आराम से निकलेगा भाई। आपको A डॉट B का फॉर्मूला पता है। A का मैग्नीट्यूड इंटू A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा बराबर √6। A का मैग्नीट्यूड है √3, B का मैग्नीट्यूड है कितना 2 कॉस थीटा बराबर √6। ठीक है। √6 को आप चाहो तो √3 इंटू √2 तो लिख ही सकते हो। यस सर। तो √3 से √3 कट गया। उसी प्रकार यहां वाले 2 को अगर आप चाहो तो √2 इंटू √2 लिख सकते हो। कॉस थीटा बराबर उधर कितना बच जाएगा? √2 बच गया। √2 से √2 कट गया, उधर कुछ नहीं तो 1 बचा। इसका मतलब कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा? ये √2 डिवाइड में चला गया तो 1/√2। अब कॉस थीटा बराबर 1/√2, इसका मतलब थीटा कितना? π/4 यानी 45। आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन डन। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आइए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लें। एंगल फाइंड करना है। चलिए एक वेक्टर मान लो जिसका वैल्यू ए का जो वैल्यू दिया हुआ है I
माइनस 2j प्लस 3k, एक वेक्टर b जिसका वैल्यू दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस k। अब यहां एक बात हम बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एंगल फाइंड करने के लिए कहा गया है। क्या फाइंड करने के लिए बोला गया? एंगल। जब भी कभी आपको इस प्रकार से वेक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि एंगल फाइंड करो, तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट का ही प्रयोग करिएगा। दूसरे तरीके से भी एंगल निकल जाते हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट से एंगल बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो हमेशा जब भी एंगल फाइंड करना हो तो यूज डॉट प्रोडक्ट का ही कीजिएगा। और देखिए कैसे, एक बात बताइए, आपको फॉर्मूला पता है, a डॉट बी बराबर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। या a, ये दोनों इधर ले आओ तो क्या आप कॉस थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड बोलोगे क्या? ओके सर, पक्का बोलेंगे। अब इसी फॉर्मूला से दो वेक्टर के बीच का आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। आप चाहो तो इसे भी याद रख सकते हो डायरेक्ट, और नहीं तो डॉट प्रोडक्ट याद रखे हो, इसी से आप निकाल लिए हैं। तो कॉस थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड, तो निकाला जाए। कॉस थीटा बराबर a और b का डॉट करिए, यहां पर a है यहां पर b है, दोनों i j k में लिखा हुआ है, तो डॉट करना हम आपको बता चुके हैं। i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से तो 3 हो जाएगा, j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट से तो 4 हो जाएगा, k के कोफिशिएंट को k के कोफिशिएंट से तो 3 हो जाएगा, अपॉन रूट अंडर, क्यों? क्योंकि भाई a का मैग्नीट्यूड चाहिए ना, इसलिए a का मैग्नीट्यूड चाहिए इसलिए, ठीक है। तो a का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रूट अंडर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9। फिर रूट अंडर b का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो b वाले में देखो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1। कितना हो गया? कॉस थीटा बराबर ऊपर हो गया 10 और नीचे कितना हो जाएगा? ये है रूट 14, ये है रूट 14, तो रूट 14 इंटू रूट 14 आ जाएगा 14, यानी कॉस थीटा बराबर कट के कितना आ जाएगा? 5/7। तो थीटा कितना हो जाएगा भाई? थीटा निकालना होगा तो कॉस उधर ले जाओ, इनवर्स लग जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7, 5/7 आंसर। समझ गए? नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, कॉस इनवर्स 5/7। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नोट जल्दी से करते हैं, चले? हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 3 में प्रोजेक्शन पूछा है। चल आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, दो वेक्टर दिया है, एक वेक्टर a बराबर i माइनस j और एक दूसरा वेक्टर b बराबर दिया हुआ है i प्लस j। पता आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है कि प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b बताइए कितना होगा? प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, तो फॉर्मूला भी हम आपको बताए थे, a डॉट b अपॉन b का मैग्नीट्यूड
ए का प्रक्षेपण बी पर चाहिए, तो दोनों का डॉट और फिर बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो दोनों का डॉट करो, आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से तो 1 हो जाएगा, जे कोफिशिएंट को जे कोफिशिएंट से तो -1 हो जाएगा, और फिर बी का मॉड ले लो, तो रूट अंडर बी का मॉड मतलब आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के है ही नहीं तो क्यों सोचना भाई, कितना आ जाएगा, ऊपर आ गया 0 और नीचे आ गया √2, तो 0/√2 कितना आ जाएगा, 0 आंसर। यानी इसका जो प्रोजेक्शन है वो कितना आ गया, 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहां भी पूछा गया है प्रोजेक्शन ही, फिर से एक वेक्टर ए कितना है बताइए, I प्लस 3j अब प्लस 7k, एक दूसरा वेक्टर b बराबर लिखा हुआ है 7i माइनस j अब प्लस 8k, ठीक है ना, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन इस पर पूछा गया है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी पर ए का प्रक्षेप, फॉर्मूला कितना होता है, दोनों का डॉट करेंगे और जिसके ऊपर पूछा गया उसके मैग्नीट्यूड से भाग करेंगे, तो करो डॉट, आई को आई से तो 7, जे को जे से कोफिशिएंट लेना है तो -3, के को के से तो 56, और नीचे में बी का मैग्नीट्यूड यानी रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 49, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, फिर के कोफिशिएंट का स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4, ऊपर हो जाएगा 60 और नीचे नीचे ये हो जाएगा कितना 50 और 64 114 सॉल्व होगा क्या ये, कि ये आंसर हो जाएगा, यही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है, यही आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए, तो आपने प्रोजेक्शन पढ़ा, उस पर 2 एग्जाम्पल भी कर लिया, देख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना, 5 की बात करते हैं, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। 5, so that each of the 3 vector is a unit vector, also so that they are mutually perpendicular to each other। 3 वेक्टर दिया है, प्रूफ करना है कि वो तीनों यूनिट वेक्टर है, मतलब मात्रक सदिश है, और ये भी प्रूफ करना है कि वो तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पहले आप एक काम करो, सबका वैल्यू लिखो, चलो एक को हम a मान लेते हैं, तो वेक्टर a इक्वल टू 1/7 इंटू 2i प्लस 3j और प्लस 6k, ठीक है। वेक्टर b इक्वल टू 1/7 3i माइनस 6j अब प्लस 2k। वेक्टर c इक्वल टू 1/7 6i प्लस 2j और माइनस 3k, ये है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इन तीनों को यूनिट वेक्टर शो करना है, तो यूनिट वेक्टर शो करने के लिए भैया तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड, और कितना आना चाहिए 1, मैग्नीट्यूड 1 आया तब ना प्रूफ हो पाएगा कि ये तीनों यूनिट वेक्टर है, मात्रक सदिश है, ठीक है सर।
निकालो, इसका निकालना मैग्नीट्यूड, तो 1/7 तो अपना बाहर में रहेगा, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9, के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना 36, कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा बोलिए, 1/7 इंटू ये अंदर वाला 49 हो गया, 49 का रूट 7 कट गया, कितना आ गया 1, है ना, 1 आ गया। देख रहे हो, ए का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ये प्रूफ हो गया। कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 आ गया इसलिए। अब बी का निकालो मैग्नीट्यूड, तो बी का निकालोगे तो 1/7 रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा 1/7 इंटू ये फिर से 49 का रूट 7, कितना आ जाएगा 1, प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये भी कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, मात्रक सदिश जिसको कहते हैं या एकांक सदिश कहते हैं। उसके बाद सी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो फिर से इसमें 1/7 रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सी वाला 36 हो जाएगा, जे कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 और के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 1/7, ये 49 हो जाएगा, फिर से 49 का रूट 7, कितना आ जाएगा 1, यानी कौन सा वेक्टर आ गया, ये यूनिट वेक्टर प्रूफ हो गया। तो पहला पार्ट तीनों को यूनिट वेक्टर प्रूफ करना था, ये हो गया। अब अगला करना था कि भाई तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, ये भी प्रूफ करना है। तो परपेंडिकुलर का मतलब अभी कुछ देर बताए थे कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए, a डॉट बी 0 के बराबर आ जाए, तो समझ जाइए कि a और b क्या है, परपेंडिकुलर है। एक काम करो, तो पहले a का b से डॉट निकालो, फिर b का c से, फिर c का a से। अगर सब 0 आ गया तो समझ जाना ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, परस्पर लंबवत है, ये सिद्ध हो जाएगा। ओके सर, आइए निकालते यहीं से। चलिए, तो सबसे पहले हम a डॉट बी निकालते हैं, a डॉट बी निकालो आराम से, a डॉट बी, तो 1/7 दोनों में है, लिख लो पहले, 1/7 इंटू 1/7 लिख लिए। अब अंदर वाले का डॉट कीजिए, i वाले को i से तो 6 हो जाएगा, j वाले को j से तो -18 हो जाएगा, और k वाले को k से तो 12 हो जाएगा। ठीक से समझिए अच्छे से, 12 6 18 में से 18 गया 0, तो ये पूरा 0 आ गया, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो a डॉट बी 0 आ गया। इसका मतलब a परपेंडिकुलर हो गया b के, मतलब a और b लंबवत हो गया। अब अगला b डॉट सी निकालिए, b डॉट सी निकालिए, तो दोनों में 1/7 अपना बाहर आ जाएगा, 1/7 अब करिए, i वाले को i से 18, j वाले को j से -12 और k वाले को k से तो -6। देख लीजिए, ये -18 ये 18 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 आ गया। इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया कि b परपेंडिकुलर है c के। अब c डॉट a निकालिए, c और a का डॉट, इसका और इसका डॉट, तो दोनों में फिर से 1/7 इंटू 1/7 बाहर कर लीजिए। i वाले को i से तो 12, j वाले को j से तो 6 और k वाले को k से तो -18, तो फिर से 12 6 18 में से 18 गया तो 0, तो 0 इंटू समथिंग 0। इसका मतलब C परपेंडिकुलर A आ गया। तो देख लीजिए सब परपेंडिकुलर हो गया। इससे ये प्रूफ हो जाता है लास्ट में
कि देयरफॉर ए परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर सी, सब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये बात प्रूफ हो गया। ए डॉट बी भी जीरो आया, बी डॉट सी भी जीरो आया और सी डॉट ए भी जीरो आया, समझे? ऐसे क्लियर है, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया। आइए बात करते हैं 6 की। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। कंडीशन दिया हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 8 दिया हुआ है, एंड ए का मैग्नीट्यूड बराबर 8 इंटू बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तब कह रहा है कि इन्हीं दोनों को सॉल्व करके ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। आराम से आ जाएगा भाई। अभी हम आपको प्रॉपर्टी में बताए थे कि सिंपल अलजेब्रा यहां लागू होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर में कितना 8। ए का मैग्नीट्यूड यहां से पुट कर दीजिए, 8 इंटू बी का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ 1 का होल स्क्वायर हो गया। ये ए का मैग्नीट्यूड यहां से पुट कर दिए, बगल में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा हुआ है इक्वल टू 8। ये करोगे तो ये हो जाएगा 64 इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो 64 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 63 बी स्क्वायर बराबर 8। 63 चला गया डिवाइड में, तो बी स्क्वायर बराबर 8/63। स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा दोगे तो b बराबर, प्लस माइनस मत लगा देना क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो हमेशा प्लस में ही आएगा, इसलिए केवल प्लस रहने देना, 8/63। तो फाइनली जो आपका ये आंसर आ जाएगा b का मैग्नीट्यूड, फाइनली जो यहां जो आंसर आ गया 8 का रूट हो जाएगा 2√2 और 63 का हो जाएगा 9 7 63, तो 3√7। ये आ जाएगा बी का वैल्यू। अब हमें कौन चाहिए, ए, यहां पर पुट कर दीजिए। तो ए का मैग्नीट्यूड बराबर क्या लिखा हुआ है, 8 इंटू बी का मैग्नीट्यूड जो कितना के बराबर आया है 2√2 अपॉन 3√7 के बराबर आया है। यानी सॉल्व करने पर 16√2 अपॉन 3√7, ये आपका आंसर हो गया है ना। नोट कर लिया, जल्दी से नोट करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7 तो यही में बता देता है, ये छोटा सा क्वेश्चन ये बता देता है। सेवन नंबर, इसको सॉल्व करना है। 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b सॉल्व करना है। तो सिंपल आप ब्रैकेट वाला जैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैंने वैसे ही कीजिए, करिए। 3a से इसका करोगे तो 6a का स्क्वायर, तो 6a का स्क्वायर ऐसे लिखेगा। इसका इससे करोगे तो प्लस 21a डॉट बी, a डॉट बी लिखाएगा, इनटू के जगह पे डॉट लिखाएगा, बस यही फर्क है। इसका इससे करोगे तो माइनस 10b डॉट ए, b डॉट ए। फिर इसका इससे करोगे तो माइनस 35
बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6a का स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि a डॉट बी और b डॉट a सेम होता है। तो 21 में से 10 गया, कितना बचा? 11 a डॉट बी माइनस 35 b का स्क्वायर, यही बचा। ये ना पूछ रहा था, हाँ ये पूछा था, आ गया, बिल्कुल सही है। और तो बच्चे ये पता, ये क्वेश्चन दिया था कि क्या आप मल्टीप्लीकेशन करना, मतलब मल्टीप्लीकेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये जो सिंपल डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। भाई तब क्यों नहीं करेंगे, सिंपल अलजेब्रा का रूल फॉलो होता है, आराम से करना है। तो चलिए आज का जो टाइमिंग है हमारा हो गया है। एक्सरसाइज 10.3 का टोटल आज हम लोग 7 सवाल बना लिए हैं। अगले वीडियो में इसको कंप्लीट ही कर देंगे और फिर शुरू करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए मैं तो उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन, है ना। और अगर अच्छा लगा हो तो जरूर इस चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाइए, जो पढ़ना चाहते हैं या जिनको जरूरत है उनको पहुंचाइए, ताकि वो भी पढ़े और हमारे इस चैनल का भी ग्रोथ हो सके। करना ही चाहिए आपको हेल्प, हाँ हेल्प ही करिएगा। चलिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।